हेलो दोस्तों इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स। और ये इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये कैसे है? तो देखो, अगर कोई मुझसे ये कहेगा जो आप मुझे प्रीलिम्स का इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताओ, तो फिर मैं कहूँगा 5 ईयर प्लान। और अगर कोई मुझसे ये पूछेगा जो मेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा इकोनॉमिक्स का, तो फिर भी मैं कहूँगा 5 ईयर प्लान। यानी कि चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, आपको 5 ईयर प्लान से सवाल जरूर आते हैं। चाहे आप साल 2024 से पहले का पेपर देख लो या फिर उसके बाद का पेपर देख लो, यानी कि वेंडर कोई भी हो, 5 ईयर प्लान से सवाल जरूर रहते हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है? तो दिक्कत आती है डेटा को याद रखने में। तो इसके लिए मैंने ये चार्ट आपके लिए बनाया है। करना क्या है? करना यह है, जो अभी मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा, एग्जामिनेशन से पहले 2 मिनट इस चार्ट को दे देना। फ़ायदा ये होगा जो आप एसएससी के अकाउंट से सीधा मार्क्स उठाओगे और अपने अकाउंट में ऐड कर लोगे। इतना सिंपल है, ठीक है। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। आखिरकार हमें 5 ईयर प्लान्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? सच पूछो तो प्लानिंग की ही ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है। तो सिंपल सी बात है। जो देखो, जब ब्रिटिशर्स ने हमें छोड़ा, कहा कि अच्छा तो हम चलते हैं, तो फिर हमने कहा जो भाई अगर ये छोड़ के जाएंगे तो हमें देश चलाना पड़ेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी इन्होंने, और ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था जो भाई ये देश कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा। और उसी समय में वेस्ट इंडीज़ का उदाहरण था, क्योंकि उस समय में वेस्ट इंडीज़ जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। तो फिर इनको लगता था, ब्रिटिशर्स को लगता था जो भारत भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तो देखो, ब्रिटिशर्स जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया था, इसी को हम लोगों ने फ्रेमवर्क बना लिया। समझ में आया? और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने वर्ल्ड के जितने भी अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं उसको ऐड किया और फिर देश चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बात होगी प्लानिंग की, तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रिटिशर्स की एक ना सुनी, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने सोवियत मॉडल अपनाया। क्यों मनाया मत अपनाया? तो पहली बात, सोवियत मॉडल उस समय में हिट था, और 20 ईयर्स में इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिया था, तो यही कारण है जो हम लोग इंस्पायर हो गए थे। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा पसंद था जो भाई सोवियत मॉडल अपनाया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने सोवियत मॉडल अपनाया 5 ईयर प्लान्स का, ठीक है। अब हमें 5 ईयर प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो, ऐसा है जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज है लिमिटेड, और हमें बहुत सारे लोगों का पेट भरना है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम लोगों ने प्लानिंग चुना, ठीक है। तो ये है आपका 5 ईयर प्लान। इंस्पायर होने से पहले एक बात समझ लो, जो मतलब कोई भी कंट्री अगर 5 ईयर प्लान से इंस्पायर होती है, तो फिर उसको ये समझना होगा जो प्लानिंग कितने तरीके का होता है। एक होता है इम्पेरेटिव प्लानिंग और दूसरा होता है इंडिकेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग वही सोवियत वाला 1928 में आया था, जोसेफ स्टालिन लेके आए थे, और इसका ग्रोथ अच्छा खासा उस समय में दिखा था। इंडिकेटिव प्लानिंग जो है वो 1946 में आता है, फ्रांस लेकर आता है। दोनों में अंतर क्या है? तो भाई इम्पेरेटिव प्लानिंग में बॉस होता है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन इंडिकेटिव प्लानिंग जो है में आपको गवर्नमेंट एक इंडिकेटर होता है, किसका? तो मार्केट का। वो सिर्फ और सिर्फ गाइड करता है चीज़ों को। अब इम्पेरेटिव प्लानिंग में सोवियत यूनियन में जो चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही बताएगी जो क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। यानी कि प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन, सारा का सारा गवर्नमेंट ही डिसाइड करके देगी, ठीक है। लेकिन इंडिकेटिव प्लानिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मार्केट जो होता है उसी के हिसाब से चीज़ें होती हैं, और इम्पेरेटिव प्लानिंग में तो कोई मार्केट होता ही नहीं। तो शुरुआत में हम लोगों ने इम्पेरेटिव प्लानिंग उठाया था, ठीक है। और इसी के हिसाब से रेलवेज, पावर सेक्टर, ठीक है, इसमें हमारी मोनोपोली थी। इंडिकेटिव प्लानिंग हम लोगों ने 8th 5 ईयर प्लान के बाद अपनाया, जब हम लोगों ने इकोनॉमी के दरवाजे खोल दिए और हमने लिबरलाइजेशन को अपनाया। तब जाके हम लोगों ने इंडिकेटिव प्लानिंग पे मूव किया। समझ में आया है? तो आपने इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होता है, इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है, ये समझ लिया। दोनों मॉडल अच्छे से आपको पता चल गए। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ी सी जर्नी को देख लेते हैं, जो किस तरीके से प्लानिंग की जर्नी हुई। तो देखो, ऐसा है, जो प्लानिंग तो भाई देश आज़ाद होने के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले जब हम लोग देश आज़ाद करने की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तभी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था जो हमारा देश जब आज़ाद होगा तो कौन कौन सी फीचर्स के साथ ये देश चलेगा। तो प्लानिंग पहले से ही इंक्लूडेड था। शुरुआत होती है 1934 से, विश्वेश्वरैया प्लान। ये क्या था? तो एम विश्वेश्वरैया, जो कि इंजीनियर थे, इंजीनियर्स डे इन्हीं के नाम से मनाया जाता है। तो
उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एक किताब लिखी। 10 साल का इन्होंने रोड मैप दिया, बताया जो भाई नेशनल इनकम को डबल कर देंगे ऑल थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, यही कारण है जो एम विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहते हैं। इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1955 में। वैसे जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न मिला था 1955 में, और उस समय में पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो अक्सर लोग सवाल उठा देते हैं जब जवाहरलाल नेहरू ने खुद को दे दिया भारत रत्न, तो इस पे राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जो नहीं ऐसा नहीं है, जो राजेंद्र प्रसाद ने कहा था जो मैंने इसको दिया है क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, तो फिर मैं चाहता था जो जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न मिले क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी थी अच्छे तरीके से। सेम कहानी है इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी को जब भारत रत्न मिला था तो उस समय में इंदिरा गांधी की ही सरकार थी, तो फिर उस समय में शायद प्रेसिडेंट थे वीबी गिरी, उन्होंने बोला था जो नहीं ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, जो इंदिरा गांधी को मिलना चाहिए भारत रत्न। उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। समझ में आया? दोस्तों बात कर लेते हैं 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी की। इससे सीधा सवाल आता है, इसको आपको समझना होगा। देखो, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कौन सा अधिवेशन चल रहा था? हरिपुरा अधिवेशन। कब की बात है? तो 1938 की। तो इसके हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस समय में हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसी हरिपुरा सेशन के तहत बनाया गया नेशनल प्लानिंग कमेटी। अब इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो इसके चेयरमैन हैं जवाहरलाल नेहरू। अक्सर लोग सुभाष चंद्र बोस से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी प्रेसिडेंट होते हुए नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया और इसके चेयरमैन हुए जवाहरलाल नेहरू। याद कर लेना, कोई उपाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, 1944 की बात कर लेते हैं। बॉम्बे प्लान आया और ये बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का प्लान था। हुआ यूं, जो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बैठे उसमें से 8 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें टाटा बिरला यही सारे लोग थे, बजाज लोग, जमनालाल बजाज, ये सारे लोग, इन्होंने डिसाइड किया जो एक काम करते हैं, जो देखो अब हमारे बिना तो इकोनॉमी चलेगी नहीं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं जो बड़ी बड़ी हम लोग फैक्ट्रियाँ लगाएं। तो एक काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होंगी, उसको गवर्नमेंट देख लेगा और फिर बाकी की चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, हमें बस गवर्नमेंट प्रमोट कर दे। यही था बॉम्बे प्लान। ठीक है, इसके खिलाफ हो गए गांधीयन प्लान वाले। कौन? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। अब इनको क्यों दिक्कत हो गई? तो दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि ये चाह रहे थे जो भाई रूरल सेल्फ सफिशिएंसी आए, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज का बढ़ावा मिले। तो दोस्तों ये आपको तो पहले ही पता होगा, जो ये कॉटेज इंडस्ट्री, डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, ये सारे के सारे गांधीयन मॉडल हैं। कहाँ पे बात की थी हम लोगों ने? तो डीपीएसपी में। तो चलो अब मुझे ये बताओ, जो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाली बात कौन से आर्टिकल के तहत है? और मुझे पता है जो आपको ये चीज़ें याद नहीं है, याद करनी पड़ेंगी। आर्टिकल 43 याद करो, 3 यानी कि मैनेजमेंट। याद आ रहा है? मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, एक बार जाके देख लेना, एग्जामिनेशन से पहले तो जरूर देख लेना। हाँ ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जो एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जो ये विश्वेश्वरैया जो थे ना, इनका ये कहना था जो या तो तुम इंडस्ट्रियलाइज करो या फिर ख़त्म हो जाओ। इंडस्ट्रियलाइज और पेरिश। ठीक है, यानी कि ख़त्म हो जाओ, नष्ट हो जाओ। और ये जो गांधीयन प्लान वाले थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, इनका ये कहना था इंडस्ट्रियलाइज एंड पेरिश, यानी कि तुम जैसे ही इंडस्ट्रियलाइज करोगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पैसे दोगे, तो तुम ख़त्म हो जाओगे, लोगों के भावनाओं को आप मार दोगे। ठीक है, तो इनका कहना था जो भाई तुम कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो। समझ में? 1945 का एम.एन. रॉय प्लान पीपल्स प्लान कहा जाता है। सीधे सवाल आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये है जो इन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात की थी, याद कर लेना। ये एक तरीके से सोशल प्लान था, सोशलिस्ट रिफॉर्म की बात करता था, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता था। ठीक है, 1950 में सर्वोदय प्लान आता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंड रिफॉर्म्स। ये बेसिकली गांधी जी, विनोबा भावे, इन सभी से प्रेरित थे और तब इन्होंने सर्वोदय प्लान लाया था 1950 में। ठीक है, और 1950 में ही प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। क्यों हुई प्लानिंग कमीशन की स्थापना? इसलिए हुई क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ कर गए थे तो फिर ब्रिटिशर्स को लगता था जो हमारा देश टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फेडरल प्रिंसिपल पे है ना, तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी उनका अधिकार दिया गया है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट रिवॉल्ट कर दे तो
और वैसे भी हमने रियासतों, जितने भी रियासत थे, ठीक है, उसको जोड़ के भारत बनाया था। तो फिर जवाहरलाल नेहरू चाहते थे जो सारे के सारे रियासत जो हैं वो हमारे पास पहुँचे। रियासतों को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को उतना पावर नहीं देना चाहिए, वो पावर अपने पास रहना चाहिए। इसी को हम लोग कमांड इकोनॉमी कहते हैं। उस समय में शायद ये अच्छा स्ट्रेटजी था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन बनता कैसे है? प्लानिंग कमीशन बनता है थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। कब बनता है? 15 मार्च 1950 को। डेट याद रख लेना, सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? तो देखो, भारत में सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मतलब वैसे तो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन इन्हीं के एड एंड एडवाइस से चलता है। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन हुए? तो रियल एग्जीक्यूटिव हुए प्राइम मिनिस्टर। तो फिर इन्होंने बोल दिया जो आज से प्लानिंग कमीशन है, बस इतनी सी बात है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्लानिंग कमीशन नहीं दिखेगा, ना ही इसके ऊपर में कोई कानून दिखेगा आपको, यानी कि कोई स्टैट्यूट, वही जो एक्ट बना के देते हैं, वो भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और ये है क्या? तो प्लानिंग कमीशन एक तरीके का एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही चेयरमैन होगा, इसीलिए इसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं। इसका मतलब ही यही होता है, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे होगा वो ऑटोमेटिक प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हो जाएगा। डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो रियल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, इनको मिनिस्टर रैंक दिया जाता है। उस समय में डिप्टी चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो प्लानिंग कमीशन की, तो ये कह रहे हैं जो मैं रहूँगा चेयरमैन, गुलजारी लाल जो है वो हाथ ऊपर करके खड़े हैं, वो बता रहे हैं जो भाई मैं डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये सचमुच का इमेज है, भले कुछ और भी बोल रहे हो, ठीक है। चलिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो देखो, प्लानिंग कमीशन तो बन गया, लेकिन स्टेट का क्या होगा? स्टेट कोई फैसले नहीं लेगी? लेगी ना, बिल्कुल लेगी। कैसे लेगी? तो इसके लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1952 में। आपको ये याद रखना है, जो 1950 में प्लानिंग कमीशन बनता है, 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनता है। किस लिए? तो देखो, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। परिषद का मतलब ये हुआ जो एक तरीके की बॉडी है जहाँ पे 3 4 5 7 8 लोग होंगे। कौन कौन लोग हैं? तो एक तो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर हैं, ऊपर में बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर भी हो गए, और यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको भी शामिल करो। इससे बन जाएगा आपका एनडीसी। काम क्या रहेगा? काम ये रहेगा, जो भी 5 ईयर प्लान आएगा इसका फाइनल अप्रूवल यही लोग करके देंगे। इसीलिए इसको सुपर कैबिनेट भी बोलते थे। अब प्लानिंग कमीशन तो रही नहीं, मोदी जी जैसे ही आए प्लानिंग कमीशन को लेके चले गए, ठीक है। मैंने बोल दिया जो भाई अब इसकी जगह नीति आयोग रहेगा, है ना। तो फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या हुआ? तो देखो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी भी है, फॉर्मली एबॉलिश इसको नहीं किया गया है, लेकिन बस समझ लो इसका फंक्शन जो है वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। लास्ट मीटिंग कब हुई थी? तो 2012 में, तब से ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, अब नीति आयोग की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, शुरुआत हुई थी प्लानिंग कमीशन से, टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि ऊपर से नीतियां बनाई जा रही हैं और वो गांव गांव तक पहुंचती हैं। ऊपर से आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब ये चीजें पलट गई हैं, अब नीचे से नीतियां बनेंगी और ऊपर तक पहुंचेंगी। यही है नीति आयोग। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, समझ में आया? इनोवेशन की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी जान लो, नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना था? 1 जनवरी 2015। हुआ यूं, जो मोदी गवर्नमेंट 2014 में आती है चुनकर, ठीक है। मई में उन्होंने शपथ लिया था मोदी जी ने। फिर अगस्त में झंडा फहराने के लिए चले गए लाल किला, और वहीं पे बोल दिया जो भाई नीति आयोग बनाएंगे, प्लानिंग कमीशन को हटाएंगे, ये पसंद नहीं है हमें, ठीक है। ये सोवियत एरा की बात है, हमें पसंद नहीं है ये चीज़, ठीक है। और फिर उन्होंने बना दिया प्लानिंग कमीशन। और सच पूछो तो उस समय के लिए ठीक ही था। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो था वो कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे लगाम लगा देता था। बना था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उस पे लगाम लगा देता है। सबसे बेटर एग्जांपल है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन उस समय में कोई इज्जत नहीं रह गई थी, भले फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत इसको पावर भी दिया गया है, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा रेजोल्यूशन लाया हुआ बॉडी प्लानिंग कमीशन, इसको समझो तो खा जा रहा था, कोई मतलब ही नहीं था। ये बस कहीं ना कहीं कागजों पे एग्जिस्ट करता था। यही कारण है जब प्लानिंग कमीशन बना था तो जॉन मथाई ने रेजिग्नेशन दे दिया था। उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर वही थे, और वो भारत के दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और पहले रेलवे मिनिस्टर भी जॉन मथाई ही हुआ करते थे।
ठीक है। और पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो आर के शनमुखम चेट्टी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है, जो नीति आयोग नाम बदल दिया गया, समझो पहले प्लानिंग कमीशन था, बाद में नीति आयोग कर दिया गया, तो यानी कि मुख्यालय जो था इसका न्यू दिल्ली ही होगा। ये पॉलिसी थिंक टैंक था, यानी कि इसको भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता नहीं है, ना ही कोई कानूनी मान्यता इसको दी गई है। समझ में आया है? प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, और अभी वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, और यहाँ पे एक सीईओ का पोजीशन बनाया गया है। तो निधि चिब्बर जो हैं उनको एडिशनल चार्ज मिला है, और वो हैं सीईओ नीति आयोग के, ठीक है। दोस्तों जब 12th 5 ईयर प्लान आया, कभी कभी पूछ देते हैं जो लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था और उसका पीरियड कौन सा था। तो 2012 से लेकर 2017 तक जो था वो 12th 5 ईयर प्लान था। उसके बाद नीति आयोग जो है अपना एजेंडा लेकर आई। तो देखो 17 में यहाँ पे प्लानिंग कमीशन ने कहा टाटा बाय बाय। 17 से आ गया 3 ईयर एक्शन एजेंडा 2017 से लेके 20, 7 ईयर स्ट्रैटेजी 2017 से लेके 2024, और तीसरा डॉक्यूमेंट 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, यानी कि 2017 से लेके 2032 तक, ठीक है। तो इस तरीके से काम होने लगा। नीति आयोग के मेजर इनिशिएटिव को समझ लो, इसलिए समझ रहे हो क्योंकि सवाल पूछते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में आया, और ये सवाल इस बार के सीजीएल में पूछा गया है। सिंपल सी बात है, आप कोई स्कीम बना रहे हो और पता चल रहा है जो वो डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से आप सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट की सूची बनाते हो, और उसको जो सबसे पिछड़ा हुआ है 100, 112 ऐसा उठाया पहली बार उन्होंने, ठीक है, और उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया वहाँ पे। आकांक्षी जिले, यानी कि जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आएगी उसका अच्छा खासा पालन वहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए बॉडीज़ बनाई गई, उसके लिए मॉनिटरिंग स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसी को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि आकांक्षी जिले, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन एम 2016 काम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, स्कूल में इनोवेशन लैब, इन सभी को बढ़ावा देना है। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिजिटल इंडिया एंड फ्रंटियर टेक हब 2015 में आया। जैसे ही डिजिटल इंडिया आया तो उस तरीके से नीति आयोग में डिजिटल इंडिया एंड फ्रंटियर टेक हब आया। बस इतना ही आपको समझना है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया था, ये बात आपको समझना है। देखो भाई ऐसा है, जो यूनाइटेड नेशन क्या करती है ना, यूनाइटेड नेशन जो है वो 15 साल का विजन लेकर चलती है। 2000 से लेके 2015 तक चला था एमडीजी, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। उसके बाद इन्होंने एसडीजी पे मूव कर दिया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये सस्टेनेबल होना चाहते हैं, और इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट सेट कर दिए। अब ये टारगेट मीट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने भी क्या किया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स बना दिया, ठीक है, और इसको नीति आयोग मॉनिटर करता है, वही चलाता है। तो आपने अक्सर सुना होगा केरला टॉप पे जा रहा है, बिहार पीछे जा रहा है एसडीजी में, है ना। तो ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, पता होना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं 5 ईयर प्लान्स की, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं 5 ईयर प्लान की जर्नी से। सबसे पहला प्लान देखते हैं जो कि 1951 से लेके 1956 में आया, और यहीं पे बच्चे फंसते हैं। देखो ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है 1951 से लेके 1956, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप ऑप्शंस देखोगे 1950 और 1951 तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन आया था 1950 में। कब? तो 15 मार्च 1950 में। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लेके 56 तक था। ऑप्शन में अगर 1950 और 1955 दे देंगे तो चांसेस है आप इसको भी टिक लगा दो। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो दोस्तों उस समय में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू 15 साल तक रहे थे प्राइम मिनिस्टर। 15 साल इनफैक्ट नहीं रह पाए थे, लेकिन 3 टर्म तक तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बने रहे थे, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो भाई हम लोग पार्टीशन झेल रहे थे। पार्टीशन झेलने के बाद क्या है, जो जहाँ पे अच्छा खासा उत्पादन होता था वो सारा एरिया निकल लिया। कुछ पाकिस्तान चला गया, कुछ बांग्लादेश चला गया, जो कि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान था उस समय में। और फिर बर्मा की बात करें तो वो 1935 में जैसे ही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, उसी समय बर्मा भी हमसे कट लिया था। यहाँ पे दाल वगैरह अच्छा उगता था। तो फिर समझ लो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो फिर हमने अपना प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर बनाया। प्राइम मूविंग फोर्स का मतलब ये हुआ कि भाई हम लोग इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हमारा प्लानिंग इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अब एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल होने के लिए हमें इरिगेशन की व्यवस्था करनी थी, ठीक है, इसके लिए पावर जनरेट करना था।
सारे समाधान हम लोग 5 ईयर प्लान से ही निकालेंगे। दोस्तों इस मॉडल को हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल कहते हैं। इसको आपको याद कर लेना है, सिंपल सी बात है। हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल से बहुत बार सवाल आता है। अब ये जो ग्रोथ मॉडल है वो कहता है, जो सेविंग्स की बात करता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करता है। क्या है ये इसका मतलब? तो भाई आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझा दूं। जो यहाँ पे ये देखना है, जो एक आदमी कितना सेव करता है, ठीक है, उसके बेसिस पे ग्रोथ होना है। और कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, यानी कि अगर आप 1 रुपया लगाते हो तो इससे आप कितना आउटपुट ले रहे होते हो, यही है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो जब ये हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल बन रहा था तो इसकी ड्राफ्टिंग करने में के.एन. राज मदद करते हैं। ये एक बार एसएससी ने पूछ रखा है, तब से हमने ऐड ही कर दिया है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या थी? तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो इरिगेशन गांव-गांव तक फैले, ठीक है, ये एग्रीकल्चर गांव-गांव तक फैले और गांव में विकास हो, ये कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों ने 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। तो दोस्तों याद होगा आपको, जब हम लोगों ने 73rd और 74th ये देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो फिर हमने देखा था जो किस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। तो शुरुआत इसकी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही होती है, ठीक है, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने बड़े बड़े डैम्स बनवाए, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुद डैम, दामोदर वैली डैम। नेहरू जी ने इसको मॉडर्न इंडिया का टेम्पल कहा था। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे जो ये डैम्स वगैरह जो हैं, वो इरिगेशन वगैरह जो होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जाएगा। इसके अलावा आईआईटीज़ की स्थापना हुई। तो जब ये 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, तब तक आपका 5 आईआईटीज़ बन चुके थे। पहला आईआईटी था आपका खड़गपुर में 1951 में। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई। कब हुई? तो 1953 में, लेकिन उसको कानूनी मान्यता 1956 में दी जाती है। ग्रोथ मॉडल की बात करें तो भाई हमने कितना ग्रोथ किया है? तो टारगेट था हमारा 2.1% और हमने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 3.6% अचीव किया था। और ये प्लान हमारा सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, बात कर लेते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब ये था आपका 1956 से लेके 1961 तक। अब पहला प्लान सक्सेसफुल था, हमें बड़ा मज़ा आया। अब हमने कहा जो भाई ऐसा है, जो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू पीसी महालनोबिस पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे। ठीक है, इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। दोस्तों ये पीसी महालनोबिस जो थे ना, इनका पूरा नाम था प्रशांत प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के भी फाउंडर ये रहे हैं। समझ जाओ, ये आर्किटेक्ट थे इंडियन प्लानिंग के, इंडियन स्टैटिस्टिक्स के भी आर्किटेक्ट यही थे। ठीक है, इनको जवाहरलाल नेहरू इनको बहुत पसंद करते थे। तो इनका ये कहना था, जो भाई आप सिस्टम में पैसा डालो, आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाओ, इससे क्या होगा? तो आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें आप बाहर से मंगा रहे होगे वो आप अपने देश में ही उगा रहे होगे। इससे फ़ायदा ये होगा जो हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, और इसके तहत क्या क्या हुआ? तो भाई भिलाई प्लान बना, भिलाई प्लांट यूएसएसआर की मदद से स्टील प्लांट लगाया गया 1955 में। राउरकेला में आपको वेस्ट जर्मनी की मदद से 1959 में ये लगाया गया। ठीक है, स्टील प्लांट। और दुर्गापुर प्लांट यूके की मदद से 1959 में लगाया गया। तो दो 1959 और एक 1955। कहीं कहीं यहाँ पे ये 1956 भी आपको देखने को मिलेगा, शायद वो प्लान से रिलेट करके, लेकिन 1955 ही है। भले इसका उत्पादन जो है वो 1959 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। तब जैसे ही हमने मशीन बिल्डिंग पे खर्चा किया तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस भी हो गया 1957 में। क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि भाई मशीन जो है वो हम लोग खुद तो नहीं बना सकते हैं, ये हम लोग बाहर से मंगाएंगे। बाहर से मंगाएंगे तो हमारा रुपया जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस हमें झेलना पड़ा था। और इसी बीच में हमने सोचा जब भाई हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे, एग्रीकल्चर को भूल गए। इसके कारण महंगाई जो थी वो भी बढ़ गई। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो थे उसकी महंगाई जो थी, वो कीमत जो थी आसमान छूने लग गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इतना आप समझ लो, जो इंडस्ट्रीज़ पे हमने इतना जोर दिया, जो फिर 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर आए, और ये आपका इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। यहीं से लाइसेंस राज का खेल शुरू होता है। तो देखो, लाइसेंस राज तो पहले ही आ चुका था, ठीक है, लेकिन ये 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है ना, उसने लाइसेंस राज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। तो फिर हम लोग कहते हैं जो यहीं से फाउंडेशन होता है लाइसेंस राज का। ठीक है, और हमारा ग्रोथ जो है
समझ लो 4.5% का टारगेट था, 4.2%, 27% हमने अचीव किया। अब दोस्तों एक वर्ड है लाइसेंस, परमिट, कोटा, राज। ये किसने बोला था? तो ये बोला था सी राज गोपालाचारी ने। क्यों बोला था? तो ये नेहरू को पसंद नहीं करते थे, उनकी नीतियों को पसंद नहीं करते थे। ये चाहते थे जो इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा छूट दी जाए, और नेहरू भाई साहब सोवियत यूनियन को लेके चल रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोलैप्स था, तो कॉन्फ्लिक्ट था। तो इसीलिए इन्होंने 1959 में रेजिग्नेशन दे दिया था, और 1959 में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता पार्टी बनाई थी, ठीक है। पूछते हैं कभी कभी। अब देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। चारों तरफ कांग्रेस कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, सेंटर में भी कांग्रेस, ठीक है। कोई विरोधी था ही नहीं। तो जब 1959 में स्वतंत्रता पार्टी बनी, तो ऐसा कहा जाता था जो ये एक तरीके से मजबूत विपक्ष बन के सामने आएगी, ठीक है। तो आपने सेकेंड 5 ईयर प्लान भी देख लिया। तो ये था कहानी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान चीज़ें अच्छी थी। फिर हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान पे मूव किया, और फिर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया, लेकिन हमारा हो गया एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस। ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ना, क्या रुलाया है हमें, वो देखते हैं। सिंपल सी बात है, इसको 2 प्राइम मिनिस्टर ने झेला था। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है बाद में, ठीक है। देखो, जवाहरलाल नेहरू जब थे प्राइम मिनिस्टर, तो उसी समय में चाइना ने अटैक किया था। 1962 में चाइना के साथ वॉर था हमारा। तो ये वॉर में हम हार गए थे, और ये सदमा जवाहरलाल नेहरू झेल नहीं पाए, और ये 2 साल बाद चल बसे, ठीक है। देखो, थर्ड 5 ईयर प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था ना, जो हम लोग पीछे तो रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता है ना, जो जो चीज़ हमें चोट पहुंचाती है कुछ ना कुछ सिखाती भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन इसी समय में आया था, ठीक है। हमारी ज़रूरत ऐसी थी, जो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमें फूड सिक्योरिटी प्रदान कर रहा था, आज तक करके दे रहा है, वो थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ही आया था। वो यूँ था, जो यूएस जो था वो पब्लिक लोन 480, आपने सुना होगा, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, एग्रीकल्चर इन इंडिया में। तो पब्लिक लोन 480 के तहत हमारे यहाँ गेहूँ आता था, ठीक है, जो बेसिकली सुअरों को खिलाया जाता था, वही गेहूं ये हमारे यहाँ भेजते थे। और फिर हमें धमकाते भी थे, जो भाई तुम अपनी नीतियों में सुधार करो, इकोनॉमी को खोलो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, चावल रोक देंगे, गेहूं रोक देंगे, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जो भाई अब हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट पहली बार इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। इसी को इकोनॉमिक नेशनलिज्म की शुरुआत भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा था, जो भाई प्राइम मिनिस्टर का भी जो घर होगा ना, वहाँ भी खेती की जाएगी, ठीक है। आप लोग एक दिन का उपवास भी रखो, ठीक है, एक दिन का फास्टिंग रखो, ताकि आपके देश का अनाज बचे, ठीक है। और हर घर में अनाज उगाओ, किसी तरीके से उगाओ, हमें सेल्फ रिलायंट होना है, ठीक है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की। ये गाडगिल योजना के तहत इसको कहा गया था गाडगिल योजना। क्यों कहा गया था? इसलिए क्योंकि प्लानिंग कमीशन के उस समय में डिप्टी चेयरमैन डीआर गाडगिल हुआ करते थे, ठीक है। ये मॉडल किस पे बेस्ड था? तो एक नाम आपको याद रखना है, सुखमय चक्रवर्ती, इसके साथ साथ जॉन सैंडी। सुखमय चक्रवर्ती याद करो, मॉनेटरी पॉलिसी जब शुरुआत हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो सुखमय चक्रवर्ती का नाम आया था, जो आगे चल के उर्जित पटेल कमेटी के तहत हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया था। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो दोस्तों अब एक चीज़ समझो, जो यहाँ पे थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोग बैलेंस बना रहे हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को साथ लेकर चलने का। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है हमने, ठीक है, अच्छे से बात कर रखी है। तो बस आप समझ लो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन इसी समय में आया था। इसके अलावा चैलेंजेस क्या क्या थे? एक तो इंडिया चाइना वॉर हो गया था 1962 में, ठीक है। इसके अलावा इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 में हो गया था। ये वॉर जीत गए थे, ये वाला हार गए थे, है ना। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया था। हमने पहली बार आईएमएफ से बोरोइंग भी किया था, और रुपये का डिवैल्यूएशन भी पहली बार 1966 में होता है। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो किस तरीके से गल्फ में हमारा रुपया चलता था, और रुपये के डिवैल्यूएशन 1966 के बाद से उन्होंने हमारा रुपया त्यागा था। ये बात मैंने आपको बता रखी है। दोस्तों अब ये है, जो इसका टारगेट कितना था, तो 5.6, अचीव कितना किया है, तो 2.4, यानी कि आधा भी अचीव नहीं कर पाए। इसको मैसिव फेलियर बोला जाता है, और यही कारण है जो हमने
प्लानिंग से उम्मीद ही छोड़ दी थी और यहाँ पे आपको प्लान हॉलीडे देखने को मिलता है, यानी कि प्लानिंग की छुट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लान हॉलीडे में क्या है, जो 1966 से लेके 1969 तक, ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एनुअल प्लान्स आ रहे हैं, ये 5 ईयर प्लान्स खत्म है, एनुअल प्लान्स आ रहे हैं। ठीक है, और इस एनुअल प्लान्स में एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज को पे जोड़ दिया गया। लेकिन आप समझ लो ये एक तरीके का प्लान हॉलीडे था। हमारी कमर तो टूट रखी थी क्योंकि बहुत दिक्कत में चल रहे थे थर्ड 5 ईयर प्लान में। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी मोर्चा संभालती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक है, और बात हो रही है आत्मनिर्भर बनने की, सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस तो समझ लो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो बोला था उसी को इंदिरा गांधी ने कैरी किया था। अब ये मॉडल कौन सा था, तो अशोक रुद्रा, डी आर गाडगिल और अदर्स। ठीक है, अब इन्होंने ताबड़तोड़ प्लान लॉन्च किए थे। कौन कौन, तो सबसे पहली बात, इरिगेशन से निपटने के लिए ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम लॉन्च्ड। क्यों लॉन्च, ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, समझ में आया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी सुनना आप। ठीक है, और ये कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ उसका भी आपको बताऊंगा। ये एमआरटीपी एक्ट देख रहे हो, इस बार का सीजीएल में सवाल आया था। इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन शायद आपको डेट नहीं याद रहेगा। तो कभी भी अगर ये पूछ देना जो एमआरटीपी एक्ट कब आया था, तो या तो आपको 1969 याद होना चाहिए, या फिर ये पता होना चाहिए फोर्थ 5 ईयर प्लान, या फिर स्टोरी मालूम होनी चाहिए जो ये चीज़ें आई क्यों। तो सिंपल सी बात है, देखो इंदिरा गांधी जो जब ये चुनकर आई ना, लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था उस समय में। ठीक है, इनको, अब हमारा तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ठीक है, तो फिर महिलाओं को तो वैसे भी नहीं देखना है, तो फिर इनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। ठीक है, और उस समय में कांग्रेस में विभाजन चल गया था, वहां पे सिंडिकेट चलता था, यानी कि गुटबाजी चलती थी कांग्रेस में। तो एक गुट बन गया था कांग्रेस ओ और दूसरा कांग्रेस आई। कांग्रेस आई का मतलब है इंदिरा, कांग्रेस आई इंदिरा। तो इस समय में इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने रहने के लिए कम्युनिस्ट्स जो होते हैं ना, उनका हेल्प चाहिए था। अब कम्युनिस्ट तो आपको पता है जो गरीब लोगों की वकालत करते हैं, तो करे क्या। और यहाँ पे जो सिंडिकेट जो थे वो अमीर लोगों की वकालत करते थे, उन्हीं की फंडिंग पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इन्होंने हथियार उठाया, हथियार इन द सेंस मतलब टूल्स उठाए। टूल्स कौन सा उठाया, इन्होंने सबसे पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको पता है जो अब हमारा वोटर जो है वो गरीब ही होगा। ठीक है, अमीर नहीं होगा, गरीब होगा। ठीक है, जैसे ही बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, ये मेजर पुश था। इन्होंने देखो पहले बैंक में वो लोग नहीं जा पाते थे, मतलब गरीब लोग नहीं जा पाते थे, उनके किसी काम का चीज़ नहीं था बैंक। तो जब नेशनलाइज हो गया, बैंकों को अपने पास इन्होंने रख लिया, इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट का बना दिया। ठीक है, तो फिर एक तरीके से इकोनॉमी में एक समझो इंक्लूसिवनेस आया, लोगों को अब बैंक जाने को मिला। ठीक है, क्योंकि पहले तो भाई उनकी मोनोपोली चलती थी बैंक वालों की। अब ये जो कांग्रेस ओ वाले लोग जो थे, उनका क्या हिसाब किताब था, जो ये बैंक वाले के वकालत करते थे, यानी कि जो बैंक जो चलाते थे उस समय में उसकी वकालत करते थे। पहले बैंक प्राइवेट लोगों के हाथ में रहता था ना, तो कहीं ना कहीं इसकी कमर तोड़ी और फिर एक नैरेटिव बनाया जो भाई ये अमीर लोग जो हैं वो कांग्रेस के अमीर लोग हैं, और इंदिरा गांधी जो हैं वो कांग्रेस की गरीब लोगों को सपोर्ट करने वाली नेता है। तो फिर कहीं ना कहीं गरीब लोगों की नेता बनके इंदिरा गांधी उभरी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने एमआरटीपी एक्ट ला दिया 1969 में, किस लिए, ताकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में उतना ज़्यादा पावर ना रहे। ठीक है, तो एमआरटीपी एक्ट यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, और ये जब आया तो समझो कांग्रेस वो जो अलग से गुटबाजी शुरू हुई थी इसकी कमर टूट गई। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको लगा जो भाई अब दिक्कत हो जाएगी, और इंदिरा गांधी जो थी वो गरीबों की नेता बन के उभरना चालू हो गई। तो अब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर ये आ जाए सवाल जो एमआरटीपी एक्ट कब आया था, तो आपको लग जाएगा जो अच्छा अच्छा ये इंदिरा गांधी से रिलेटेड वाली बात है, तो 1969 ही होगा। ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए उस समय में फोर्थ 5 ईयर प्लान में चैलेंज किया था। तो सबसे पहली बात, इंडो पाक वॉर 1971 में होता है, और इसमें इंदिरा गांधी की बहुत ही बड़ी भूमिका थी। ठीक है, इसके अलावा सीवियर ड्रॉट आता है। आउटकम की बात करें तो भाई ऐसा है, जो ग्रोथ का टारगेट हमने रखा था 5.6, लेकिन अचीव किया था 3.8।
1973। ठीक है, तो देखो ऐसा है, जो थर्ड 5 ईयर प्लान ने हमारी कमर तोड़ रखी है, तो उस समय में हम लोगों को नीचे से ऊपर उठना था, तो थोड़ा ही उठ पाए, ज़्यादा नहीं उठ पाए। वॉर था, ड्रॉट जैसे कंडीशन थे, तो इन सभी का सामना करते हुए हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। 5 ईयर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर दो थे, एक तो इंदिरा गांधी 1977 तक, उसके बाद मोरारजी देसाई, यानी कि जनता पार्टी गवर्नमेंट। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट आदित्य धर नहीं, डीपी धर। ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अब आपको पता चल गया, जो इंदिरा गांधी जो हैं अब वो गरीबों की नेता बनने चली हैं, है ना, तो इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की भी बात हुई थी। अब यहाँ पे कुछ कुछ स्कीम्स हैं जो कि 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। पहली बात, मिनिमम नीड्स प्लान। इनको ये पता था जो जीडीपी के ग्रोथ से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा, आपको लोगों को बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी। क्या? तो हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, इसको मिनिमम नीड्स प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 1975 में आता है, जो कि गरीबी उन्मूलन के लिए था। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए था, लैंड रिफॉर्म्स के लिए था, और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे सिस्टम, ये सारे के सारे 5 ईयर प्लान के तहत ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, अभी इस बार के सीजल में जो सवाल आया है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आईडीबीआई जो है ना, ये 1964 में बना था। ठीक है, ये पहले आरबीआई से लिंक्ड था, इसको ये डीलिंक होके अलग से एक ऑटोनॉमस बॉडी बनता है, और ये एपेक्स डेवलपमेंट बैंक बनता है। किस लिए? तो इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स खोले गए। ठीक है, 1978 में। किस लिए? तो भाई स्मॉल विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन सभी में, इन्हीं सभी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे दुखद बात ये थी, जो 5 ईयर प्लान में इमरजेंसी लानी पड़ी 1975 1977 में, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। ठीक है, और जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया, तो फिर विपक्ष समझो सारे के सारे जेल में चले गए। ठीक है, लेकिन जब विपक्ष जेल से छूट कर आए, तो फिर उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई, जिसको मोरारजी देसाई चला रहे थे। ठीक है, और उस समय में ये जो प्लान था 5 ईयर प्लान, ये आधे पे ही टर्मिनेट हो गया, यानी कि 1974 से लेकर 1979 तक का प्लान था, 1978 में ही इसको टर्मिनेट कर दिया मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने, और इसकी जगह रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। टारगेट था 4.4% 5 ईयर प्लान का, फिर 5 ईयर प्लान का अचीव हमने किया 4.8%, 4.8%। तो यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद हमने टारगेट को एक्सीड किया। रोलिंग प्लान क्या होता है? तो भाई रोलिंग प्लान एक तरीके का एनुअल प्लान होता है, जो सालों साल आता है। यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करते हैं अपने टारगेट को और परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, इसको किसने बताया था? तो गुरनार मेंडल ने बताया था। बार बार पूछते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मोरारजी देसाई इसको लेके आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे जो रोलिंग प्लान कब आया था, तो समझ जाओ दो टायर हैं जो अपने आप में रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 1978 में ये प्लान आया था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो खिचड़ी गवर्नमेंट थी। बहुत सारे लोगों के साथ मिलके ये जनता गवर्नमेंट जो थी वो खिचड़ी गवर्नमेंट थी, जो मोरारजी देसाई लेकर आए थे। ठीक है, और इनके अपने में ही लड़ाइयाँ होती रहती थी। ठीक है, सारे विचारधारा ही अलग थे। तो फिर इसका असर इनके सत्ता पे देखने को मिला। कुछ ही दिन बाद इनकी सत्ता हाथ से चली गई। ठीक है, और इसी बीच में इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। यानी कि आप समझो जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चला जाता है। और इनफैक्ट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था ना, जो जॉर्ज फर्नांडिस उस समय में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ थे, उन्होंने बोला था जो कोको कोला को तुम अपना फार्मूला दो, ठीक है, अन्यथा तुम जाओ देश छोड़ के। ठीक है, तो फिर कोको कोला ने कहा जो भाई देश छोड़ के जाना ही सही रहेगा। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला था जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो भाई इस देश में सुई बनाने वाली फैक्ट्री तो है ही नहीं। ठीक है, तो कोको कोला पी के क्या करोगे, है ना, तो जाओ जहाँ जाना है। और फिर इसीलिए कोको कोला देश छोड़ के चली जाती है, और फिर यहाँ पे थम्स अप आता है कहानी में, जिसको बाद में कोको कोला ही ये टेक ओवर कर लेती है। तो यही है बिजनेस। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया रोलिंग प्लान। अब बात कर लो 6 5 ईयर प्लान। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट भी गिर जाती है, तो फिर से आ जाती है कांग्रेस, और फिर कांग्रेस आ जाती है, तो फिर उन्होंने भी रोलिंग प्लान को रोल कर दिया, जाओ भाई नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर 6 5 ईयर प्लान आता है 1980 से लेके 1985 तक। ठीक है, अब 1985 तक 6 5 ईयर प्लान है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। ठीक है, और जब उसके बाद राजीव गांधी आते हैं, उनका राजीव गांधी को बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी वोट पड़ता है। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, 6th 5 ईयर प्लान का जो 5th 5 ईयर प्लान का जो पॉवर्टी एलिवेशन था वो कंटिन्यू हो जाता है 6th 5 ईयर प्लान में। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ देते हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, ये डेट याद रख लेना, 6th 5 ईयर प्लान 1980-85। ठीक है, यहाँ पे राजीव गांधी जो थे ना, वो मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करते थे। और पहली बार यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन, मॉडर्नाइजेशन और कॉशियस लिबरलाइजेशन देखने को मिला। अब धीरे धीरे हम लोग अपनी इकोनॉमी को खोल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्टिव लिबरलाइजेशन कहते हैं। और यहीं पे नेहरूवियन सोशलिज्म का अंत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट 1980 और 1985 में जो चीज़ें हुई, सबसे इम्पॉर्टेंट है नाबार्ड, जिसको 1982 में बनाया गया शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। बहुत बार सवाल पूछते हैं। इसके अलावा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP 1983 में आया। ठीक है, उससे पहले NREP भी आया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, है ना। अब हम लोगों ने धीरे धीरे प्राइस कंट्रोल से पीछे हाथ खींचना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मार्केट रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टारगेट ग्रोथ था 5.2%, अचीव किया 5.7%, यानी कि टारगेट को एक्सीड किया है। 7th 5 ईयर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोजगार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना आया था, नेहरू रोजगार योजना आया था। पूछते हैं सवाल। और सबसे इंपॉर्टेंट है FWP, यानी कि फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कौन लेकर आए हैं? तो ये लेकर आए हैं 7th 5 ईयर प्लान राजीव गांधी। कैसे याद रखोगे? तो राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन भी कहा जाता था। तो वो शायद दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते होंगे, दाढ़ी मूछ नहीं रखते, इसलिए मिस्टर क्लीन कहा जाता है। तो यानी कि क्लीन कैसे होते हैं? शेव करते हैं। शेव करते हैं 7, याद रख लेना। ठीक है, याद रहेगा, पूछते हैं सवाल। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन से बहुत बार सवाल आता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्मॉल कॉटेज और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, सोशल जस्टिस, पॉवर्टी एलिवेशन। याद आपको रखना है, ये जो जवाहर रोजगार योजना जो थी वो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए थी, और नेहरू रोजगार योजना जो थी वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए थी। याद कैसे रखोगे? तो ऐसे याद रख लेना, जो नेहरू का यू जो है ना वो अर्बन को डिनोट करता है। याद रहेगा, बस इतना याद रख लेना। टारगेट था 5%, अचीव किया 6%, सक्सेसफुल प्लान। दोस्तों, कहानी में आता है प्लान हॉलीडे नंबर 2। हमारे इस 5 ईयर प्लान के चक्र में 2 प्लान हॉलीडेज आते हैं। एक तो 1966 से लेके 1969 का पहला प्लान हॉलीडे। ठीक है, और ये दूसरा प्लान हॉलीडे है जो कि 1990 से लेकर 1992 तक चला था। कारण क्या था? तो हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे म्यूजिकल चेयर के पे जैसे लोग बदलते हैं ना, उस तरीके से प्रधानमंत्री बदलते हैं। पहले VP सिंह आते हैं। ठीक है, VP सिंह आते हैं और इन्होंने रिजर्वेशन घोषणा कर दिया था, याद है? इसको लेके बवाल कटा था बहुत ही ज़्यादा। VP सिंह आए, उन्होंने रिजर्वेशन की घोषणा कर दी। उसके बाद चंद्रशेखर आए, जिन्होंने इमरजेंसी मेजर लिया, हमारी इकोनॉमी में सोना गिरवी रखा गया, है ना। और यही सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद जाके आपको PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आती है ना। दोस्तों, इस 8th 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ रखा है। आपको बस इतना समझना है, जो ये LPG रिफॉर्म्स जो है वो 8th 5 ईयर प्लान का हिस्सा थी। ठीक है, LPG रिफॉर्म्स के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया था। अब आप समझ लो, जो हम लोग इम्पेरेटिव से इंडिकेटिव की ओर मूव कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट का रोल अब कम होता जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बस डायरेक्शन देने का काम करेंगे। और यही था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत। लाइसेंस राज का खत्म होता है, डिस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आता है। ठीक है, और टारगेट ग्रोथ था 5.6% और हमने 6.8 अचीव किया था। और यहाँ पे इंडिया का रिफॉर्म एरा शुरू हो जाता है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, 9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट लेकर आती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे, जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाए। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात हुई थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हुई थी, पॉवर्टी रिडक्शन की बात हुई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हुई थी। ठीक है, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चलते हुए आ रहा था, इन्होंने कंटिन्यू किया था। खासकर डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर इन्होंने बहुत सारी नीतियाँ बनाई थी।
डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन्होंने बनाया था, है ना। और डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ही आगे जाके डीपम बनता है, ठीक है। कब? तो 2016 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नाइन्थ 5 ईयर प्लान में की गई थी, लेकिन दिक्कत ये थी ना, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो सरकार बना रहे हैं वो 24 पार्टियों को मिलकर बन रही है, समझ रहे हो। 24 पार्टीज के साथ ये गठबंधन बन के सरकार बन रही है। तो हर आदमी प्राइम मिनिस्टर को कुछ समझता ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर को मैंने देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, एकदम टेंस्ड। कहाँ पे? तो लोकसभा में भाषण देते हुए, और बोलते हैं वो, जो मुझे मलाल नहीं है जो मैं इतने दिन रुकूं या ना रुकूं, ठीक है, देश रहना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने बोली थी, ठीक है। और कभी इनको ममता बनर्जी धमका देती थी सरकार गिराने के लिए, कभी जयललिता धमका देती थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोएलिशन गवर्नमेंट था, ठीक है। तो टारगेट ग्रोथ था 6.5%, अचीव हुआ था 5.4%, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? तो आपको ये याद रखने लेना है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1997-2002 में ये बात बोली थी, ठीक है। फिर आ जाओ 2002 से 2007, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, यहाँ पे हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह आते हैं। यहीं पे भारत निर्माण की बात होती है, साइनिंग इंडिया की बात होती है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी इसी समय में आता है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या था? तो भाई देश के 4 महानगरों को को जोड़ने वाली रोड, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, बहुत ही फेमस हुआ था ये, ठीक है। तो फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ना, वो 1999 में ही घोषणा किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन सरकार ने टिक वही वाली, बहुत बुरा हाल था, ठीक है। तो फिर 2001 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं। तो फिर जब ये 10th 5 ईयर प्लान लेके आए 2002 से लेके 2007 तक, ठीक है, तो यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्रीज्ड सोशल स्पेंडिंग, ये सारी चीज़ें आई। सबसे इंपॉर्टेंट है भारत निर्माण प्रोग्राम, ठीक है, ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, इसकी बात की गई थी। टारगेट हमने बहुत बड़ा रखा था, 8% का, अचीव किया 7.6%। दोस्तों 11 5 ईयर प्लान 2007 से लेकर 2012 तक चला था। अब जो चीज़ें बताऊंगा ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनमोहन सिंह कहानी में फिर से आ चुके हैं, ठीक है। इसी से 11th 5 ईयर प्लान के पहले से ही, जब ये 10th 5 ईयर प्लान चल रहा था, तभी से मनमोहन सिंह कहानी में आ चुके थे, क्योंकि 2004 तक ही वाजपेयी जी थे, उसके बाद मनमोहन सिंह आ गए। अब यहाँ पे आपको थीम याद रख लेना है, टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे RTE एक्ट 2009 जो है, राइट टू एजुकेशन, इसको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। देखो, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना 2008, ये इसी समय में आया था 2008 में, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि देखो टारगेट था 9%, अचीव किया हमने 7.9%। अब आप मुझे ये बताओ, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसमें इतना बड़ा टारगेट हमने अचीव कर लिया, ये अच्छी बात है बुरी बात है? तो अच्छी बात है। तो देखो, जैसे अभी यहाँ पे ऑयल का क्राइसिस चल रहा है, तो फिर हमारा इकोनॉमी जो है उसकी लंका लगी हुई है ना। तो अब उस समय में इससे भी बहुत बुरा हाल था, क्योंकि उस समय में रिसेशन था। तो फिर ये टारगेट अचीव कर लिया, ये कैसे हुआ? तो देखो, इसके पीछे में MG नरेगा का हाथ है। जब MG नरेगा लाया गया था, कब लाया गया था? तो 2005 में लाया गया, 2006 से चालू है, ठीक है। तो फिर इसको लेके आलोचना की गई थी, क्रिटिक्स ये आए थे, जो आप देश को कंगाल कर दोगे, ठीक है, लोगों को अगर आप पैसे दोगे तो इससे आएगा महंगाई, इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। फिर भी ये स्कीम चालू रखी गई, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मंदी चल रही है, तो वहाँ पे MG नरेगा जो है वो कहीं ना कहीं एक बफर का काम कर रही थी, वो लोगों के हाथ में पैसे पहुंचा रही थी। और इसी कारण से हमारे यहाँ इकोनॉमी उतनी ज़्यादा मंदी में नहीं गई। समझ में आया? तो चलिए, लास्ट है 12th 5 ईयर प्लान। उसके बाद हम लोग करेंगे रिवाइज और फिर क्वेश्चन को सॉल्व। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017 तक आता है, और यहीं पे ब्रेक लग जाता है और नीति आयोग अपना मोर्चा संभाल लेती है। नीति आयोग वैसे तो 2015 में ही अपना मोर्चा संभाल लेती है। मनमोहन सिंह 2014 तक थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आते हैं। यहाँ पे ये जो है ना आपका 11th 5 ईयर प्लान का फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ पे समावेशी विकास की बात हुई थी। यहाँ पे क्या है? तो भाई समावेशी विकास तो है, फास्टर भी है, लेकिन सस्टेनेबल जुड़ जा रहा है। इसका मतलब ये है, जो भाई ग्रोथ हो, ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो, ठीक है, मेरे लिए तो हो ही हो, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हो। इसके लिए एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सभी पे काम किया गया। 5 ईयर प्लान यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। नीति आयोग मोर्चा संभाल लेती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, रिवाइज करते हैं।
रिवाइज इस टेबल से करेंगे और ये रहा आपका प्राइम मिनिस्टर वाला लिस्ट। शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहली बात, शुरुआत होती है हैरोल्ड डोमर मॉडल से। ये आपका पहला 5 ईयर प्लान था, 1951 में आया था, 1956 तक चला था, ठीक है। टारगेट इसका पूछ देते हैं क्योंकि ये पहला है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा जो आपके काम का है। तो क्या आपको दिख रहा है 2.1% टारगेट था, अचीव आपने क्या किया 3.6%, याद कर लेना। आपने यहाँ पे बड़े बड़े डैम बनाए, आईआईटीज बनाई, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, ठीक है। तो ये सारी आपका जो प्राइम मूविंग फोर्स जो था पीएमएफ, वो था एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आईआईटीज आपने बनाई, यूजीसी की स्थापना की, ठीक है। ये सारे चीज़ें आपको पहले 5 ईयर प्लान में हुई। फिर आपने सोचा जो भाई पहला तो सक्सेसफुल है, आपने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया। ये महालेनबिस मॉडल था, ठीक है। इनको प्लानिंग का आर्किटेक्ट भी बुलाते हैं, ठीक है। तो 1956 से लेके 1961 तक। अब यहाँ पे ये ग्रीन में दिख रहा है यानी कि टारगेट अचीव, यहाँ पे एम्बर में दिख रहा है यानी कि टारगेट थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए। कितना टारगेट था भूल जाओ, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो याद रखना वही मैंने दिया है। दोस्तों तीसरा का तो भाई रेड में है हम लोग, बहुत बुरा हाल था। तो फिर यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें की। एक तो पहली बात जो अटल बिहारी वाजपेयी कह रहा हूँ मैं, लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। जय जवान जय किसान, यानी कि तुम कहीं भी रहो खेती करना शुरू करो, इंडिया को रिलायंट बनाओ, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी लाया जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी समय में आता है, और फिर वॉर भी होता है। कौन सा वॉर होता है 1961 से लेकर 1966 के बीच में? तो भाई दो वॉर होते हैं। एक तो है आपका जो कि जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में हुआ था चाइना के साथ, जिसमें हम लोग हार गए थे, और 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर होता है। दोस्तों स्थिति इतनी बेकार हो जाती है जो फिर हमें यहाँ पे प्लान हॉलीडे लेना पड़ता है। वैसे थर्ड 5 ईयर प्लान को जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल भी कहते हैं, गाडगिल योजना भी कहते हैं, याद रखना पड़ेगा। प्लान हॉलीडे आपको एक तरीके का समझ लो, ये रोड जो है उसमें स्पीड ब्रेकर का काम करती है, ठीक है। तो 1966 से लेके 1969 में प्लान हॉलीडे था, समझ में आया? दोस्तों बात कर लेते हैं 1969 से 1974, चौथा 5 ईयर प्लान। अब कलर कौन सा है? तो एम्बर, यानी कि टारगेट मीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम लोग लेके आए हैं। पहली बात, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात हुई है। फिर यहाँ पे पोखरन वाला टेस्ट हुआ था, ठीक है, 72 में, 1972 में स्माइलिंग बुद्धा। फिर हम लोग वॉर देखे थे किसका? तो 71 में बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है। उसके अलावा MRTP एक्ट भी इसी समय में लाया गया था, और इसको बाद में ख़त्म कर दिया गया है ना। जो कंपटीशन एक्ट के तहत इसको, जब ये कंपटीशन एक्ट आ गया था और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जब बन गया, तो MRTP एक्ट को टाटा बाय बाय कर दिया गया था। याद आ रहा है पिछला लेक्चर, ठीक है। अब ये जो चौथा जो मॉडल है, इसको एलन एस मैने और अशोक रुद्र मॉडल भी कहते हैं। आ जाओ, इसको देखो, डीपी धर, ठीक है। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम हम लोग लेके आए, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। इसके अलावा गरीबी हटाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है आपको। इसके अलावा 1975 में इमरजेंसी लग जाती है, यहाँ पे ग्रीन में है, यानी कि यहाँ पे टारगेट हम लोगों ने अचीव किया है, ऊपर चले गए, ठीक है। उसके बावजूद आपको 3 रोलिंग प्लान आते हैं, समझ में आया? रोलिंग प्लान सजेस्टेड बाय गुनियर मिडल, ठीक है, नाम भी याद रख लेना। 78 से लेके 80 तक। 1980 से 85 के बीच में आपको पॉवर्टी एलिवेशन पे ही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये गरीबी हटाओ जो है यहाँ पे कंटिन्यू हो जा रहा है। यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, याद आ रहा है, शिवरमन कमिटी के द्वारा, ठीक है। कमिटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों अब ये याद रख लेना, 7 का सबसे इंपॉर्टेंट ये है फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है वो हाथ में फावड़ा लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब ये है, जो जवाहर रोजगार योजना कब आया था पूछ देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, 1989, याद रख लेना, ठीक है। नेहरू रोजगार योजना, ये इसका अर्बन वर्जन था, याद आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। कौन लेकर आए थे? तो मिस्टर क्लीन,
मिस्टर क्लीन कौन थे? राजीव गांधी। कैसे याद रखा है? तो फिर आप ऐसे याद रख लो, जो वो शेव करते थे उनको मिस्टर क्लीन कहा जाता, तो वैसे भी उनका नाम फेमस था मिस्टर क्लीन के नाम से। ठीक है, तो फिर ये शेव करके यानी कि 7 उससे याद रख लेना। टारगेट यहाँ भी अचीव हुआ है। फिर आता है प्लान हॉलीडे, 1990 से लेकर 1992 तक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यहाँ पे चल रहा होता है। फिर आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात होती है, एलपीजी रिफॉर्म्स की बात होती है, एकदम ग्रीन कलर में, यानी कि टारगेट हमने गजब का अचीव किया है। ठीक है, तो दोस्तों अब आ जाओ यहाँ पे नाइन्थ में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आती है। इन्होंने ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी का नारा दिया था। पूछते हैं ये सवाल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद भारत निर्माण की बात होती है। भारत निर्माण में क्या है, तो भाई इंडिया शाइनिंग, यही सारी चीज़ें बात होती हैं। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को डबल करने की बात होती है, और यहाँ पे मॉनिटरेबल टारगेट को सेट किया जाता है 2002 से 2007 तक। दोस्तों फिर सी रंगाराजन कमेटी के द्वारा ये 11th 5 ईयर प्लान सेट किया जाता है। यहाँ पे रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, बस टैगलाइन याद रखना। उसके बाद इसी में सस्टेनेबिलिटी जुड़ जाती है 2012 के, हाँ 2012 से लेकर 2017, यानी कि 12th 5 ईयर प्लान। इसके बाद से नीति आयोग मोर्चा संभाल लेती है। दोस्तों अब आप यहाँ से एक बार इसका प्राइम मिनिस्टर देख लेना, कौन से समय में कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, बस इतना ही आपको करना है। चलिए सवालों को देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड अ की रोल इन फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान इन 1974-1978। अब ये सवाल आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इसलिए है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात हो रही है। आपको पता होगा जो आईडीबीआई 1964 में आई थी। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। तो कीवर्ड मिल गया इंडस्ट्रियल, आप आसानी से टिक लगा दोगे। ठीक है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि सिंपल सी बात है, ये पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो 5th 5 ईयर प्लान था ना, उसमें आरबीआई से आईडीबीआई अलग होके एक एपेक्स बॉडी बनती है। ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती है। तो इतना डिटेल में नहीं भी जाओगे, फिर भी अब तुक्का तो लगा सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो ही नहीं सकता, इंडस्ट्रीज में क्या करेगा काम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन कंट्रीज असिस्टेड इंडिया इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द 2nd 5 ईयर प्लान? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भारी उद्योगों की स्थापना में किन विदेशी देशों ने सहायता की? तो दोस्तों सहायता की सोवियत यूनियन ने, यूके ने और वेस्ट जर्मनी ने। सोवियत यूनियन ने क्या किया था, तो इन्होंने भिलाई प्लांट लगाया था। ठीक है, भिलाई। यूके ने क्या किया था, तो ये दुर्गापुर प्लांट लगाया था। और वेस्ट जर्मनी ने क्या किया था, तो राहुल गांधी यानी कि राउर किला। कैसे याद है, तो ये सारी की सारी चीजें विजुअलाइजेशन टेक्निक से मैं आपको याद कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसी बार का ये सवाल है, सिलेक्शन फेज में पूछा गया था। ठीक है, The Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act was introduced during which 5 year plan period? अब आप बताओ, जो इंदिरा गांधी ने MRTP एक्ट लगा के ही तो जो गरीबों की मसीहा बनी थी, जो अमीरों पे टैक्स लगा देना है, उनके व्यापार को बांध देना है, यही कहानी है ना। तो ये कब हुआ था, तो ये सारा खेल शुरू हुआ था 4th 5 ईयर प्लान से। तो इंदिरा गांधी ने 4th 5 ईयर प्लान से मोर्चा संभाला। 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ कर दिया। ठीक है, और 6th 5 ईयर प्लान तक कंटिन्यू किया, और 6th में ही ये 1984 में चल बसी, है ना। तो 6th 5 ईयर प्लान था 1980 से लेके 1985 तक। चलिए, Which of the following sectors received major attention in the 7th 5 year plan for creating more jobs? अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर प्रमुख ध्यान दिया गया? बताओ। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, ये किस लिए था, तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और NRUI ये क्या है, तो नेहरू रोजगार योजना, ये अर्बन एरिया में था, है ना। चलिए अगला सवाल, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, ये दिखने में बड़ा आसान लगता है, जो अभी आपको पता है, जो ये शुरुआत हुई थी 1951 में। अक्सर लोग 1950 से कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं बार बार एक ही बात आपको बोलता हूँ। महालोनेबिस कमेटी जो थी, प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान? बताओ। तो 2nd 5 ईयर प्लान पहला कौन सा था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। दूसरा पीसी महालोनेबिस मॉडल था। चलिए, स्टेटमेंट ये है, जो 6th 5 ईयर प्लान एम्ड एट
इनकम ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। राजीव गांधी उस समय में थे, और जैसा कि हमने देखा जो सिक्स 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, राजीव गांधी बहुत ही मेजर वोट से जीतते हैं, ठीक है। और उस समय में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया था, तो हमारा ट्रांजिशन शुरू हो गया था। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, द थर्ड 5 ईयर प्लान फेल्ड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज वॉर्स एंड फूड क्राइसिस। बिल्कुल सही बात है, ये भी हम लोगों ने देखा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोस्तों अगला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 10th 5 ईयर प्लान। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? इतना टफ भी पूछ देते हैं, ये 9th 5 ईयर प्लान का पार्ट है, वाजपेयी गवर्नमेंट, है ना। एंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द हैरड डोमंड मॉडल। ये बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अगला सवाल है, विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज? बताओ तो दूसरा। पहला तो भाई हमारा प्राइम मूविंग फोर्स जो था पहला वाले में एग्रीकल्चर था, याद आया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स व्हाट डज द टर्म प्लान हॉलीडे रेफर्स टू? प्लान हॉलीडे का मतलब होता है जब आप 5 ईयर प्लान को डिसकंटिन्यू कर देते हो, है ना, डिसकंटिन्यूटी इन द 5 ईयर प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है, क्लियर है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में हुई थी। विच 5 ईयर प्लान लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी? बताइए कौन सा 5 ईयर प्लान? तो दोस्तों सेकंड 5 ईयर प्लान, जहाँ पे हम लोगों ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, और ये सोचा था जो भाई सारा काम गवर्नमेंट करेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, प्राइवेट में नहीं देगी, प्राइवेटाइज नहीं करेगी। Who is known as the architect of India's 5 ईयर plans? बताओ भाई आर्किटेक्ट कौन होगा? तो पीसी महालनोबिस। लास्ट सवाल है, व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के योजना आयोग का प्राथमिक कार्य क्या था? तो दोस्तों प्राथमिक कार्य प्लानिंग, ये क्या रहेगा योजना आयोग का? 5 ईयर प्लान बनाना, यही होगा, है ना। मुद्रास्फीति को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, लेकिन मेनली आरबीआई, ठीक है। फॉरेन ट्रेड को कौन बूस्ट करता है? तो एग्जिम, है ना। करेंसी एक्सचेंज सिस्टम कौन देखता है? आरबीआई। प्लानिंग कौन बनाता है? तो प्लानिंग कमीशन। इसी के साथ ये कहानी होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।